15 मार्च 2013 का दिन था। शाम के 7:30 बजे थे। उसी वक्त आगरा पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि आगरा के दयालबाग के इलाके में खेल गांव के पास एक लावारिस ऑल्टो कार खड़ी है। पुलिसकर्मियों को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने सूचना नोट की, मैसेज को जो वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। कुछ ही देर बाद इलाके की जो पुलिस के 2 सिपाही पेट्रोलिंग पर बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार के आसपास छानबीन की, फिर किसी तरह कार के दरवाजे को खोला गया और जब कार के दरवाजे को खोलकर उसकी तलाशी ली गई तो कार के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वो जो नंबर था वो गाड़ी के जो मालिक थे ऋषिपाल शर्मा उनका था। पुलिस ने उन्हें कार के बारे में जानकारी दी, फिर कार को कब्जे में लेकर अमन विहार पुलिस चौकी पहुंचा दिया गया। दूसरी तरफ कार के यूं लावारिस मिलने से ऋषिपाल शर्मा के घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो जो कार मिली थी वो ऋषिपाल शर्मा की बेटी नेहा चलाया करती थी। उस दिन भी सुबह के वक्त वो कार लेके घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गई थी। उनका मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहा था। घर वाले हर तरफ नेहा की तलाश कर रहे थे। जब पुलिस को नेहा के लापता होने की बात मालूम हुई तो नेहा की तलाश में कई टीमें लगा दी गईं। पुलिस की तलाश का केंद्र दयालबाग का इलाका ही था, क्योंकि जो कार थी वो वहीं मिली थी और जो नेहा जो थी वो आगरा के दयालबाग के मशहूर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। वो एक होनहार और बेबाक लड़की थी। एमएससी एमफिल करने के बाद वो पीएचडी कर रही थी। नेहा के परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन थी। वो राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाले थे। इस परिवार की जान भी नेहा में ही बसती थी। पिता ऋषिपाल शर्मा को अपनी बड़ी बेटी पे बहुत ही नाज था। उस दिन भी नेहा रोज की तरह अपने पिता की लाल ऑल्टो कार लेकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम 5 बजे तक भी वो घर नहीं पहुंची थी। नेहा की परेशान माँ लगातार मोबाइल पर जो नेहा का मोबाइल था उस पर फोन भी कर रही थी। माँ ने एक के बाद एक करीब 50 बार उन्हें कॉल की थी, मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। वो लगातार कॉल करती रही। इसके बाद एक लड़के ने अचानक उसका फोन रिसीव किया और वो आवाज आई कि आंटी नेहा दीदी तो सदर बाजार गई है, और इसके बाद में फोन कट हो जाता है। अब वो जो नेहा की माँ थी वो परेशान हो गई, वो फिर से उस पे कॉल लगाती है। अब उसी अनजान लड़के ने फिर से फोन उठाया और इस बार वो बोला कि आंटी नेहा दीदी तो मूवी की टिकट की लाइन में लगी है, और फिर से फोन कट हो जाता है। अब नेहा की माँ को काफी डर भी लग रहा था। अब नेहा की माँ जब फिर से उस पे कॉल करती है तो अब मोबाइल भी नहीं लगता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब नेहा की माँ फौरन अपने पति को इस बात की जानकारी देती हैं। अब मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब नेहा की माँ को काफी अनहोनी का डर भी सता रहा था। अब नेहा की माँ, पिता और भाई ये सब नेहा की तलाश भी कर रहे थे। इधर शाम के 8:30 बज चुके थे। पुलिस नेहा की तलाश में जुटी थी। नेहा के घर वाले भी पुलिस के साथ आ गए थे। इस दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा को आखिरी बार दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब है उसकी तरफ जाते हुए देखा गया था। अब पुलिस जब जैसे ही वो जो बायो जो लैब थी वहां पे पहुंचती है और जो उसका दरवाजा खोला जाता है तो जो अंदर का जो वहाँ का जो मंजर था उसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ पड़ा था। सामने फर्श पर पड़ी थी नेहा की खून से सली हुई लाश। उस कमरे में खून इस तरह से फैला हुआ था कि नेहा के जो कपड़े थे उनका रंग भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस जब नेहा की लाश के करीब पहुंची तो पाया कि उसके पेट और जिस्म को बेरहमी से काटा गया था। उसकी जांघों पे भी कटने के निशान थे। उसके मुंह में रूमाल ठूंसे गए थे। उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था और उसकी सलवार को घुटनों तक उतारा हुआ था। अब हर तरफ खून से सने हुए टिश्यू पेपर बड़ी तादाद में पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कातिल ने हर बार
जो है उसके शरीर पे वार करने के बाद अपने हाथों से खून को साफ किया हो। उस कमरे का एक खौफनाक जो मंजर था वो देखकर नेहा की माँ अपने होश-हवास खो बैठी। उसके पिता भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अपनी लाडली बेटी की इतनी बुरी दुर्गति देखकर उनके आंसुओं की धार चीखों के साथ बह निकली। पुलिस वाले भी कातिल की इस करतूत को देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर कोई कातिल इतनी दरिंदगी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर पुलिस ने लैब की जांच पड़ताल की और पाया कि वहां कोई टूट-फूट नहीं हुई थी, मगर लाश के पास एक कांच की पिपेट आधी टूटी हुई पड़ी थी और जो वो पिपेट थी उसका आधा हिस्सा नेहा के पेट में घुसाया हुआ था। पहली तफ्तीश के बाद पुलिस को समझ आ गया था कि नेहा के साथ कत्ल जो हुआ है उससे पहले बलात्कार या तो किया गया है या उसकी कोशिश की गई है, मगर ये नाकाम होने पर कातिल ने उसे इस बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। कुछ देर के बाद आगरा के सभी जो बड़े अफसर थे वो भी मौके पे पहुंच जाते हैं। मीडिया भी पहुंच चुकी थी और पूरे दयालबाग में इस कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई थी। अब खैर कुछ देर के बाद में राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़े सत्संगी भी वहां पे जमा होने लगे। पुलिस ने पंचनामा किया और नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इससे पहले मौके से फोरेंसिक सबूत भी जुटाए गए और अब घटना के अगले दिन 16 मार्च 2013 को नेहा की कत्ल की जो खबर थी वो अखबारों की सुर्खियों में आ चुकी थी। अभी लोग दिल्ली के निर्भया कांड को ठीक से भूले भी नहीं थे कि इस वारदात ने फिर उसे उसी दरिंदगी की यादें ताजा कर दी थी। आगरा में लोगों में जो है गुस्सा भड़कने लगा, छात्र सड़कों पर उतर आए, महिला भी पीछे नहीं रही। हत्यारों को पकड़ने के लिए और कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ने लगी। शहर में जगह-जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने 16 मार्च को ही वो लैब को भी सील कर दिया था। उसी दिन नेहा का पोस्टमार्टम कराया गया। इसी दौरान लैब के पास से पुलिस ने झाड़ियों में पड़ा नेहा का लैपटॉप भी बरामद कर लिया। नेहा के कत्ल की वारदात को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने नेहा के दोस्तों से, साथ में पढ़ने वाले लोगों से और भी काफी लोगों से पूछताछ की। तभी एक प्रोफेसर ने पुलिस को एक लड़के के बारे में बताया जिसका नाम था विशाल शर्मा। वो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में निर्माण कार्य कराने का एक ठेकेदार था। पुलिस उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंची तो पुलिस ने वहां पे एक साइकिल खड़ी देखी जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे और वहां पे एक जींस भी पड़ी हुई थी, उस पे भी खून जैसे लाल धब्बे थे और घर के बाहर विशाल के जूते सूख रहे थे। ये सब देखकर पुलिस को विशाल पर शक हो गया। पुलिस ने अब विशाल शर्मा को हिरासत में लिया और उसे थाने ला करके उससे पूछताछ की और जो साइकिल और जो जींस का पैंट मिले थे और जो जूता वगैरह उन्हें लैब भेज दिया गया। अब पुलिस ने शक की बिना पर विशाल से जो है 3 दिन तक पूछताछ करती रही लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो लगातार यही बोलता रहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर वो 3 दिन बाद लाल धब्बों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी और उसके बाद में जो है जो लाल धब्बे थे वो खून के नहीं रंग के थे। इसके बाद पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया। पुलिस के पास वो कातिल का ना तो कोई सुराग था और ना ही कोई खबर थी। अब और जो उधर जो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी थे वो भी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में कंप्लेंट भी रिट भी लगा दी। पुलिस को पहले मामला जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। पुलिस ने जांच खैर जारी रखी। पुलिस ने नेहा के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से लगातार बात भी कर रही थी ताकि शायद उनके हाथ कोई सुराग लग जाए और ये हुआ भी ऐसा ही। एक दिन नेहा के घर वालों ने ही पुलिस को बताया कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का नेहा को बहुत परेशान करता था। वो लड़का दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी का भांजा था। पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। उदय ने पुलिस के सवालों के जवाब ऐसे दिए कि जैसे वो नेहा को जानता ही नहीं। पुलिस भी उसके जवाबों से संतुष्ट होकर वापस लौट आई। हालांकि उदय के परिवार वालों ने दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पुलिस से नाराज थे। पुलिस की छानबीन जारी थी। इसी दौरान कुछ छात्र छात्राओं ने फिर से दबी जबान में उदय पर शक जताया। हालांकि कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था। पुलिस ने एक बार फिर उदय से पूछताछ करने का फैसला किया और उसके घर जाकर सवाल जवाब किए।
इस बार उस लड़के के घर वाले पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गए। इस बीच पुलिस को नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिली, जिसके मुताबिक नेहा को कत्ल से पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि नेहा के साथ रेप हुआ है या नहीं। खैर, कत्ल के 15 दिन बाद पुलिस एक बार फिर से फोरेंसिक टीम के साथ सील की गई बायो लैब पहुंची। बारीकी के साथ जब उन्होंने वहां से फिर से जब सुराग जुटाने की कोशिश की तो वहां से उन्हें कुछ बाल मिले और कुछ फिंगरप्रिंट भी लिए गए। फिर बरामद सुराग जांच के लिए भेजे गए। पुलिस अब तक इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। ये केस अब सीबीआई को देने की मांग भी तेज होने लगी थी। पुलिस पर काफी दबाव भी बढ़ रहा था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा अब केवल 22 लोगों तक ही सीमित किया। तब तक पुलिस के हाथ में नेहा और उदय स्वरूप की जो मोबाइल कॉल डिटेल भी आ चुकी थी। पुलिस ने उदय के दोस्तों से भी पूछताछ की और जो इधर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर ने पुलिस को वारदात बताया कि वारदात के दिन नेहा की कार को जो एक लैब का टेक्नीशियन था यशवीर संधू वो चला रहा था। अब पुलिस को ये पता चला तो उन्होंने चुपचाप रात में यशवीर सिंधु को उठा लिया। उसने पूछताछ में पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कार के बारे में अहम जानकारी दी, लेकिन उसने मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस की जांच के केंद्र में अब वो लोग थे जो नेहा के आसपास और लैब में ज्यादा आते जाते थे। इस बीच पुलिस को पता चला कि उदय लैब में बहुत बहुत आता जाता था। पुलिस उदय पर फोकस कर रही थी। तभी पुलिस को लैब से बरामद हुए बालों की भी फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट से पता चला कि लैब में जो नेहा की लाश के पास मिले बाल थे वो उदय के ही बाल थे। अब नेहा के घर वाले और पुलिस का शक और पुख्ता हो चुका था। अब पुलिस ने एक बार फिर से उदय स्वरूप को थाने बुलाकर पूछताछ की और इस बार एक मनोचिकित्सक की भी सहायता ली गई। अब जब पुलिस ने बार-बार उदय से सवाल जवाब किए और थोड़ा सख्ती के साथ उससे पूछा गया तो फिर उदय टूट गया। तो फिर उसके बाद में फिर उदय स्वरूप ने बताया कि हाँ, उसने टेक्नीशियन जो था यशवीर सिंधु उसकी मदद ली थी और उसने उससे बोला था कि जब भी नेहा लैब में आए तो वो उसे फोन करके बताए। तो जब वो उस दिन नेहा लैब में आती है तो जो टेक्नीशियन था यशवीर सिंधु वो उसे बताता है उदय को कि वो यहाँ पे आई है। फिर उसके बाद में ही उदय वहां पे पहुंचता है और मौका देख करके उसे बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद में जो नेहा की गाड़ी की चाबी थी वो यशवीर सिंधु को दे देता है और यशवीर सिंधु उसे बाहर लावारिस छोड़कर वहां से निकल गया। जबकि वारदात के बाद में उदय को नेहा का लैपटॉप झाड़ियों में फेंका था और जो नेहा का मोबाइल भी उसी के पास था। उसने लैब से कत्ल के सबूत सबूत जो थे वो भी मिटाने की कोशिश की थी। खैर, अब पुलिस ने इस केस को 39 दिनों में जो सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसी बीच में एक सनकी की वजह से एक होनहार बेटी, एक घर की होनहार जो लड़की थी वो कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी और वो पीएचडी कर रही थी। वो तो काफी पढ़ी लिखी समझदार होनहार बेटी थी और वो ऐसे एक जो कहेंगे मानसिक रोगी कहें या एक विकृत सोच वाला है जो लोगों की सोच होती है उनकी वजह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। खैर, अब इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।